हाय, वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम यूजर सर्विस के डीबी स्कीमा के बारे में जानेंगे, किस तरह से यूजर सर्विस का डीबी स्कीमा डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली एक यूजर सर्विस में दो मेन पोर्शन होते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो इन दोनों को हम डीबी स्कीमा डिजाइन के माध्यम से कवर करेंगे आज, और एक स्टैंडर्ड डीबी स्कीमा को आज हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द यूज केस सर्व हो जाएंगे। किसी भी स्केलेबल सिस्टम को बनाने के लिए आपको एक बेहतरीन वे में डीबी स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है। अगर आपका डीबी स्कीमा का डिजाइन ठीक नहीं है तो आप अपने सिस्टम को स्केल नहीं कर पाएंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। डीबी सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किस तरह के डेटा के लिए किस तरह का डीबी का सिलेक्शन करना चाहिए, आपका वर्कलोड कैसा है, रीड हैवी वर्कलोड है कि राइट हैवी वर्कलोड है, उसके बेसिस पे हम डीबी स्कीमा का डिजाइन करते हैं और डेटाबेस का सिलेक्शन करते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं किस तरह से एक स्टैंडर्ड यूजर सर्विस का डीबी स्कीमा डिजाइन किया जाता है। सो सबसे पहले वाली स्लाइड पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यूजर एंड ग्रुप्स। सो बेसिकली 3 टेबल होती है, एक यूजर की, एक ग्रुप की और एक यूजर ग्रुप की। यूजर टेबल के अंदर हम यूजर की कोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यूजर का फ़ोन नंबर हो गया, यूजर का ईमेल आईडी हो गया, यूजर किस सोर्स से आया है, यूजर एक्टिव है, वेरीफाइड है, ये सारी कोर इन्फॉर्मेशन हम यूजर टेबल में रखते हैं। उसके बाद आती है ग्रुप टेबल। ये यूजर किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये रीड ओनली ग्रुप को बिलोंग करता है, ये राइट ओनली ग्रुप को बिलोंग करता है, या एडमिन ग्रुप को बिलोंग करता है। जिस भी ग्रुप को यूजर बिलोंग करता है उसकी मैपिंग हम यूजर ग्रुप टेबल में बना देते हैं। उसके बाद में आता है आपका ऑथराइजेशन वाला प्रोसेस बेसिकली, राइट। तो ऑथराइजेशन वाले प्रोसेस के डेटा को किस तरह से रखा जाता है। आपके पास में एक रोल की टेबल होती है, एक परमिशन की टेबल होती है, एक रोल परमिशन और यूजर रोल्स होता है। एक यूजर के पास में मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, वो यूजर एडमिन भी हो सकता है, वो यूजर सुपरवाइजर भी हो सकता है, वो यूजर क्लाइंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे उसकी मैपिंग यूजर रोल में यूजर आईडी से बनाई जाती है। उसके बाद में होता है रोल परमिशन। इस वाले रोल को कौन कौन सी परमिशन असाइन है, ये वाला रोल किस तरह का काम कर सकता है, ये सब चीज़ें हम रोल परमिशन टेबल में डिसाइड करते हैं। परमिशन टेबल में किस रिसोर्स की क्या परमिशन है, किस रिसोर्स ग्रुप की क्या परमिशन है, इसको हम परमिशन टेबल में स्टोर करते हैं। बेसिकली 3 तरह की परमिशन होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ओके। फिर आती है रोल टेबल आपके पास। तो रोल टेबल बेसिकली उस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, उस रोल की किस तरह की कैटेगरी है। तो अगर वो एडमिन है तो एडमिन वाला सारा काम करेगा, अगर वो सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर वाला सारा काम करेगा। आप कितने भी तरह के रोल डिफाइन कर सकते हैं रोल टेबल के अंदर। फिर आपके पास में आता है रिसोर्सेज एंड पॉलिसीज़। तो अगर आप देखेंगे यूजर पे एक्शन लेना एक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल के चलूँ कि यूजर एक्शन, इसको मैंने ग्रुप बना दिया और उसके अंदर मैंने क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर को उसकी रिसोर्स बना दिया, और उस रिसोर्स के करस्पॉन्डिंग मैंने एक पॉलिसी अटैच कर दी। तो बेसिकली पॉलिसी क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जिसन फॉर्मेट में आप इस वाली टेबल में एंट्री बना देते हैं पॉलिसी में, और उस पॉलिसी को आप किसी भी रिसोर्स से अटैच कर देते हैं, और उस वाली रिसोर्स के डेटा को आप परमिशन टेबल में डाल देते हैं और उसकी परमिशन उसके साथ अटैच कर देते हैं। परमिशन 3 तरह की होती है जो अपन ने डिस्कशन करा, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले रिसोर्स टेबल है, रिसोर्स टेबल में उसका टाइप क्या है, उसका नेम क्या है, रिसोर्स ग्रुप है, जिस ग्रुप को वो रिसोर्स बिलोंग करता है, बेसिकली मॉड्यूल भी अपन उसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है रिसोर्स पॉलिसीज, किस तरह की पॉलिसी इस वाले रिसोर्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद आता है रोल पॉलिसीज, तो वो पॉलिसीज रोल पे भी एप्लीकेबल होती है। इस वाली रोल की लिमिटेशंस क्या है, ये डिफाइन करने के लिए पॉलिसीज को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। सो बेसिकली 2 तरह के ऑथेंटिकेशन स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है JWT, दूसरा होता है ओथ। सो बेसिकली JWT में आपके पास में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन बनता है। JWT आपके पास में स्टेटलेस होता है। JWT में 3 पोर्शन होते हैं, हेडर, पेलोड और हैश। सो बेसिकली हैश वाला जो पार्ट होता है वो टोकन को वेरीफाई करने के लिए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी टोकन किसी भी रिक्वेस्ट में जब पास करते हैं तो बीच में कहीं ये टेम्पर तो नहीं हुआ, इसका वैलिडेशन करने के लिए उस वाले हैश का यूज किया जाता है। उसके लिए 2 तरह के एल्गोरिदम यूज होती है, SSA 256 और RSA। SSA 256 में आपके पास एक प्राइवेट की होती है, उससे आप डेटा को हैश कर देते हैं, और इसको दूसरा जो होता है आपके पास में RSA, उसमें आप एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। आप प्राइवेट की से डेटा साइन करते हैं और पब्लिक की से उसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स डिफाइन करी है। यूजर डिवाइस, सो बेसिकली एक यूजर किस डिवाइस से आपके सिस्टम पे लॉगिन करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यूजर डिवाइस टेबल में रखते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन iOS डिवाइस के लिए है और अगर आपकी कोई एप्लीकेशन एंड्रॉइड डिवाइस के लिए है तो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, और उस डिवाइस का एक FCM टोकन होगा, पुश नोटिफिकेशन टोकन भी हम इसमें स्टोर करेंगे। जब आप कोई भी पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं तो उस वाले डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर ID होता है, जिसको भी हम इस वाली टेबल में स्टोर करके रखते हैं। आपकी ऐप का वर्जन उस वाले डिवाइस पे कौन सा चल रहा है, ये वाला भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करोगे। डिवाइस का नेम, डिवाइस का वर्जन, किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यूजर डिवाइस टेबल में स्टोर करके रखते हैं। फिर आता है यूजर OTPs। जब आपके प्लेटफॉर्म पे यूजर
OTP के थ्रू लॉगिन करता है तो उसकी एंट्री आप यूज़र OTP टेबल में बनाते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस टोकन। सो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि JWT के थ्रू अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास एक रिफ्रेश टोकन जनरेट होता है और एक शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन जनरेट होता है। तो एक्सेस टोकन TTL पे काम करता है, रिफ्रेश टोकन का TTL आप सेट नहीं कर सकते। आपके पास एक यूनिक OPQ टाइप की एक स्ट्रिंग जनरेट होती है, उसको आप रिफ्रेश टोकन बोलते हैं। उस रिफ्रेश टोकन से आप मल्टीपल एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो आप जनरली 15 मिनट का रखते हैं TTL या 30 मिनट का रखते हैं, 1 डे का रखते हैं। वो आपकी बिजनेस के नीड और कंसेप्ट और कंप्लायंस के हिसाब से उस वाले टाइम को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन देखेंगे सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िग। सो बेसिकली आपका एक रोल मल्टीपल प्लेटफॉर्म को और मल्टीपल डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए अलग अलग तरीके से लॉगिन कर सकता है। अगर आपके पास में एक डैशबोर्ड है वेबसाइट पे, एक आपके पास एप्लीकेशन है फ़ोन पर, तो उन दोनों के लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हमने रोल लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन अलग से टेबल रखी है। इसके बाद आता है MFA कॉन्फ़िग। जिन प्लेटफॉर्म्स पर 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर वाला जो फीचर होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से काम करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम MFA कॉन्फ़िग में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन फाइनली डिस्कशन करेंगे लॉग्स के लिए। सो बेसिकली जिस भी तरह की एक्टिविटी आपके प्लेटफॉर्म पे होती है यूज़र सर्विस में, उसको हम सेशन लॉग में और ऑडिट लॉग में। सो बेसिकली सेशन लॉग होता है किसने कब कितने बजे आपके सिस्टम पे लॉगिन करा। ऑडिट लॉग का मतलब होता है कि आपकी कोर टेबल में कौन कौन सा की चेंज कर रहा है, बिफोर एंड आफ्टर का डेटा हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। सो इस सेशन में आपने समझा कि किस तरह से एक स्केलेबल यूज़र सर्विस का DB स्कीमा डिज़ाइन किया जाता है। हमने यहाँ पे सारे वो एज केसेस और यूज़ केसेस को कवर किया है जिससे आप एक बेटर वे में DB स्कीमा डिज़ाइन को बना सकते हो, और इस वाले DB स्कीमा डिज़ाइन से आपके मोस्ट ऑफ द यूज़ केसेस सर्व हो जाएंगे। कभी कभार बिजनेस के नीड के हिसाब से कस्टम टेबल्स भी और कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस भी बनानी पड़ती है, वो डिपेंड करता है। बट ये एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैटर्न है जिसको आप फॉलो करके आप अपना यूज़ केस इजीली सर्व कर सकते हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग DB डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।